हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में समझेंगे ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज यानी विवाह से संबंधित अपराधों के बारे में। तो बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपका बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर 5 ही अभी चल रहा है, जो महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के बारे में हमें बताता है। सेक्शन 63 से 99 तक के सेक्शंस हैं और अभी तक हमने दो जो टॉपिक्स हैं वो इसमें बिल्कुल अच्छे से समझे हैं। 63 से लेकर 73 तक सेक्सुअल ऑफेंसेस एक अलग वीडियो में डिस्कस किया था और महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला ये इससे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 79 तक के सेक्शंस कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 80 से लेकर 87 तक की, जो हम आज पूरा कंप्लीट करेंगे। विवाह से संबंधित अपराध के बारे में हमें बताता है। 88 से लेकर 92 तक के जो सेक्शंस हैं वो बताते हैं मिसकैरेज से डील, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और 93 से लेकर 99 तक शिशु के विरुद्ध अपराध, ये उससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है विवाह से संबंधित अपराध। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080 और बीएनएस के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है विवाह से संबंधित अपराध, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। अब ये विवाह से संबंधित जो अपराध हैं पहले हम देखते थे कि आईपीसी में बाद में दिए हुए थे, है ना, 400 के बाद लास्ट में थे ये सेक्शंस, बट अभी ये इन्होंने बीच में डाल दिए हैं क्योंकि जो चैप्टर का नाम है वो है महिला और शिशु के विरुद्ध अपराध। तो महिला से रिलेटेड जो भी अपराध हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 80 की। सबसे पहला जो सेक्शन है इसका, सेक्शन नंबर 80, वो डील करता है डाउरी डेथ से यानी दहेज मृत्यु से। इस सेक्शन को पढ़ेंगे पहले क्योंकि सेक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अंदर क्या इसमें बारीकियाँ दी हुई हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कहा गया है कि जहाँ किसी महिला की मृत्यु, अब यहाँ पे किसी महिला की मृत्यु दी गई है तो किसी दाह से या शारीरिक क्षति के द्वारा, मतलब उसे जलाकर या उसको फिजिकली इंजर करके, उसको चोट पहुँचाकर, विवाह के 7 साल के अंदर अगर होती है, शादी से लेके 7 साल के अंदर, सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है ना, ऐसा नहीं है कि साधारण परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई है, परिस्थितियाँ असामान्य होनी चाहिए। मृत्यु से कुछ पहले उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके साथ क्रुएल्टी की गई हो। क्रुएल्टी मतलब मारना पीटना, टॉर्चर करना, है ना, उसको ताने मारना। तो इस तरीके की उसके साथ क्रुएल्टी की गई हो, वो भी उसकी मौत से कुछ पहले। किसके द्वारा? हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके द्वारा। क्रूरता दहेज की मांग के लिए होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़, कि जो उसके साथ क्रुएल्टी की गई, उसको मारा पीटा गया, उसको तंग किया गया, वो किस लिए किया गया, क्या कारण था, तो दहेज को लेकर उसके साथ ऐसा किया गया। तो यहाँ पे जब हम ये सारे एसेंशियल्स पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें एकदम क्लियर हो जाती हैं। ये पॉइंट्स मैंने निकाल लिए हैं अलग अलग जो इस सेक्शन में दिए गए हैं। ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको पूरा सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इन पॉइंट्स को पढ़ लो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पूरी बातें लिखी हैं कि महिला की डेथ हुई है, वो भी शारीरिक क्षति से या जलने की वजह से हुई है, 7 साल के अंदर हुई है शादी से, असामान्य परिस्थितियों में हुई है। ऐसा नहीं है कि उसकी नेचुरल डेथ थी, नेचुरल डेथ नहीं थी, डेथ जो हुई है वो अननेचुरल हुई है। मृत्यु से कुछ पहले उसके हस्बैंड या उसके नातेदारों ने उसको तंग किया था, उसके साथ क्रुएल्टी की थी, और क्रुएल्टी भी की गई थी तो वो दहेज की मांग के लिए थी, डिमांड ऑफ डॉरी। तो डॉरी की डिमांड को लेकर यहाँ पे उसको साथ ऐसा हुआ है। अब ये चीज़ें क्लियर हुई। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। इसमें बताया गया है कि जो पहला आपका सबसेक्शन 1 है, जो उपधारा है, इसमें दहेज का क्या मतलब है, मतलब दहेज हम किसको समझेंगे, क्या मीनिंग है दहेज का। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि दहेज का वही मतलब है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के सेक्शन नंबर 2 में है। एक अलग से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया है 1961 का, उसके सेक्शन नंबर 2 में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि दहेज को क्या कहेंगे, मतलब किसे आप दहेज कहोगे, डाउरी के अंदर किस चीज़ को डाला जाएगा। तो जो डेफिनेशन वहाँ पर दी गई है वही सेम यहाँ पर अप्लाई होगी, बस ये कहा गया है इसके एक्सप्लेनेशन में। पनिशमेंट की अगर बात करूँ तो पनिशमेंट भी यहाँ पर दिया गया है सबसेक्शन 2 में। इसमें कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति दहेज मृत्यु कारित करेगा यानी डाउरी डेथ करेगा, वो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक से दंडित किया जाएगा। मतलब मिनिमम सज़ा कितनी हुई? 7 साल की। 7 साल से कम तो सज़ा मिलने वाली नहीं अगर कोई डाउरी डेथ करेगा। लेकिन कितनी हो सकती है मैक्सिमम? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, अपनी बची हुई ज़िंदगी उसे जेल में काटनी होगी। ठीक, तो इतना बड़ा पनिशमेंट है यहाँ पे डाउरी डेथ के लिए। तो पनिशमेंट क्लियर होनी चाहिए क्योंकि सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, इसलिए एक भी चीज़ हमें मिस नहीं करनी है।
ये जो पॉइंट मैंने ऊपर बताया डाउरी डेथ के, आप अगर इन पॉइंट को पढ़ लो ना तो आपका काम चल जाएगा इस सेक्शन में। और होता भी यही है, एग्ज़ाम में आपको मेन पॉइंट्स अगर आप लिख दो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है आप पूरा सेक्शन रटो, सेक्शन रटने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको उसके मेन पॉइंट्स वो निकालने होते हैं सेक्शन से। तो सेक्शन के मेन पॉइंट, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी पनिशमेंट और साथ ही उसमें केस लॉज, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे है कामेश्वर पंजियार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस 2005 का, और एक केस हमने लिया है सतबीर सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य 2021 का। दोनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिहाज से। सबसे पहले बात करेंगे कामेश पंजियार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत ही दुख की बात है कि दिन प्रतिदिन जो न्यूली मैरिड जो लेडीज़ होती हैं, जो नवविवाहिता होती हैं, उनको दहेज के लालच में प्रताड़ित करने वाले मामले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मामले घटेंगे, मामले बढ़ते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। दहेज वह आतंकवाद है जो लगातार हर संभावित क्षेत्र में फैल रहा है। तो कोर्ट ने कितनी बड़ी बात बोल दी यहाँ पे। कोर्ट ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि जो दहेज है वो आतंकवाद की तरह, टेररिज्म की तरह फैल रहा है, लगभग हर पॉसिबल एरिया में फैलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे आप कहो कि यहाँ पे दहेज के केसेस ज़्यादा होते हैं, दहेज की मांग को लेकर ऐसा हो रहा है या डाउरी डेथ ज़्यादा हो रही है, बल्कि हर संभावित क्षेत्र में, कोर्ट ने कहा कि हर संभावित क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, ये आतंकवाद की तरह फैल रहा है। नेक्स्ट है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 का। ये तो थोड़ा रिसेंट ही केस है बात का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु के संबंध में कुछ दिशा निर्देश बताए थे। ये केस मैंने अलग से एक वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ है, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना। और ये केस शायद हमारा एविडेंस में भी आता है ना, जो पुराना इंडियन एविडेंस था उसमें भी हमने देखा था, उसमें प्रिजम्पशन दी हुई है ना दहेज मृत्यु की अवधारणा, तो उसमें भी डिस्कस होता है ये केस। तो दोनों ही केस इंपॉर्टेंट है। इसमें कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे कुछ दहेज मृत्यु को लेकर, और पहले वाले में कोर्ट ने कहा था कि जो दहेज की जो मृत्यु है, ये जो केसेस हैं दहेज वाले, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आतंकवाद की तरह ये चीज़ें फैल रही हैं। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई, सेक्शन बिल्कुल क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं रहा होगा। सेक्शन नंबर 80 आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 81 की तरफ। सेक्शन 81 कहता है कि विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा सहवास, यानी ये कोहैबिटेशन की बात करता है। इसमें बताया गया है कि किसी भी महिला को पुरुष ये विश्वास दिला रहा है कि उसकी शादी उस पुरुष से लॉफुल तरीके से हुई है, यानी जो विवाह है वो पूरी तरीके से विधिपूर्ण है और उसकी चीज़ से, उसी चीज़ से लॉफुल तरीके से शादी हुई है, इस बात का विश्वास दिलाकर उस महिला से धोखा किया जा रहा है और उसको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि वो उसका लीगली हस्बैंड है, और फिर पुरुष उसके साथ कोहैबिटेशन, मतलब यहाँ पे सहवास की बात हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि हर पुरुष, प्रत्येक पुरुष किसी ऐसी महिला को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित ना हो, प्रवंचना से ये विश्वास कारित कराता है कि वो विधि पूर्वक उससे विवाहित है, मतलब उससे लीगली मैरिड है, और इस विश्वास से उस महिला से अपने साथ सहवास या इंटरकोर्स करता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 साल की होगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो जो पुरुष है वो महिला को विश्वास दिला रहा है कि वो लीगली मैरिड है, उस पुरुष से जो उसके साथ इंटरकोर्स करने के लिए कहता है उसे विश्वास दिला रहा है, और महिला इस बात पे विश्वास भी कर रही है कि वो उसका हस्बैंड है। तो अगर कोई पुरुष ऐसा करता है तो वो यहाँ पे दोषी होगा, जबकि पुरुष तो जानता है ना, जो मेल है वो तो जान रहा है, उसको तो पता है कि वो लीगली उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन महिला को विश्वास दिला रहा है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी 10 साल की, और फाइन लगेगा। अब सिंपल वर्ड्स में ये जो सेक्शन है वो एक ऐसे विवाहित या अविवाहित पुरुष को दंडित करे। यहाँ पे ऐसे कोई शब्द तो है नहीं कि पुरुष विवाहित है या अविवाहित है, मैरिड है या अनमैरिड है ना, जिसने धोखे से किसी महिला को ये विश्वास दिलाया है कि वो उसकी पत्नी है, लेकिन असल में उसकी वाइफ नहीं है, असल में वो उसकी वाइफ नहीं है। इस सेक्शन में अपराध के लिए बस ये ज़रूरी है कि महिला जो पत्नी बता रहा है, उसको कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो, वो उस विश्वास के कारण वो महिला ऐसे पुरुष के साथ इंटरकोर्स करे, ठीक, और पुरुष ऐसी महिला के साथ कोहैबिटेशन, सहवास करे। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए पनिशमेंट आएगी सेक्शन नंबर 81 में। सेक्शन नंबर 82, पति या पत्नी के जीवन काल में दोबारा शादी करना या पुनः विवाह करना। बहुत ही सिंपल सेक्शन बाइगेमी को डिफाइन करता है। किससे डील कर रहा है? बाइगेमी से, द्विविवाह से, है ना। अब यहाँ पे इसको पहले पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे।
इसमें कहा गया है कि जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, मतलब अगर महिला अपने पति के जीवित रहते हुए करेगी या पति अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए करेगा, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है, इस कारण वॉइड है कि अगर ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 साल की होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। अब सेक्शन जो है बहुत मतलब बेयर एक्ट में जो दिया गया है उसमें इसका एक्सेप्शन भी मिलेगा आपको, और सब सेक्शन 2 में यहाँ पे और भी चीज़ें मिलेंगी। तो पहले समझो सब सेक्शन 1 को, ये तो बात कर रहा है हस्बैंड और वाइफ दोनों की। पहले तो सेक्शन में ये समझो कि ये दोनों की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे पुरुष को दंडित किया जा रहा है, महिला को दंडित नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों पनिश हो सकते हैं, महिला करती है दोबारा शादी अपने पति के जीवन काल में तो भी, और पति करता है तो भी। ठीक, जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली, हस्बैंड ने अपनी वाइफ के जीवित रहते हुए और वाइफ ने अपने हस्बैंड के जीवित रहते हुए। कितनी सज़ा है? दोनों में से किसी भी तरीके का कारावास दिया जा सकता है, चाहे सादा हो चाहे कठोर हो। 7 साल का मिलेगा और फाइन, जुर्माना यहाँ पे लगाया जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इसलिए पढ़ने ज़रूरी होते हैं कि जब आप एक्सेप्शन पढ़ते हो तो उसमें फिर सेक्शन की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होती, छूट मिल जाती है। एक्सेप्शन कहते हैं कि इन सिचुएशंस में कोई भी व्यक्ति अगर दूसरा विवाह करेगा तो फिर वो दूसरा विवाह नहीं माना जाएगा, मतलब अगर शादी करेगा तो वो दूसरे विवाह की कैटेगरी में नहीं आएगा। पहला एक्सेप्शन कहता है न्यायालय द्वारा शून्य घोषित करना। तो जिसका विवाह सक्षम अधिकारिता के कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया हो, मतलब कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अगर पहली वाली शादी को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो फिर कोई व्यक्ति किसी से भी शादी करे उससे क्या मतलब, फिर तो वो शादी कर सकता है। पहला विवाह तो ख़त्म हो गया ना, शून्य हो गया, वॉइड डिक्लेयर हो गया। तो अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने शादी को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया जो पहली शादी चल रही थी, तो फिर व्यक्ति कर सकता है, फिर वो उसका सेकंड मैरिज के अंदर नहीं आएगा। दूसरा, 7 साल तक लगातार दूर रहा है। तो जो पहले पति या पत्नी से 7 साल तक लगातार दूर रहा, मतलब पत्नी अपने पति से 7 साल तक लगातार दूर रही है ना, उस समय के अंदर किसी ने उसके बारे में सुना नहीं, किसी ने उसको देखा नहीं, तो क्या होगा? माना जाएगा कि उसकी सिविल डेथ हो चुकी है। या मान लो हस्बैंड 7 साल दूर रहा अपनी वाइफ से, लगातार अनुपस्थित रहा है ना मिला, ना किसी ने उसके बारे में सुना, ना कुछ देखा, तो यहाँ पे उसको भी माना जाएगा कि पहली शादी खत्म हो गई है। दूसरे पक्षकार को जानकारी, दूसरे विवाह के समय अभियुक्त ने विवाह के दूसरे पक्षकार को इस बात की जानकारी दे दी थी। मतलब अब जो व्यक्ति दूसरी से शादी कर रहा है, मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी पहली वाइफ भी जिंदा है ना, और वो क्या कर रहा है, जिससे शादी कर रहा है दूसरे से, दूसरे को उसने सारी बात बता दी अपने पहले विवाह की, तो ये भी आपका एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा, है ना। दूसरे वाले व्यक्ति को सब पता है कि कैसे कैसे, मतलब जो पहली सिचुएशंस थी वो किस तरीके की थी। तो अगर ऐसा कोई करता है तो भी अगर उसने दूसरे वाले से कुछ नहीं छुपाया, तो फिर यहाँ पे भी वो शादी बाद वाली जो है वो वैलिड हो जाएगी। फिर आप उसको द्विविवाह में नहीं डालोगे, है ना, उससे दूसरे वाले को सारी बातों से अवगत करा दे। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, है ना, तो वॉइड डिक्लेयर कर दिया पहली शादी को, ठीक, और फिर 7 साल तक लगातार दूर रहा या दूसरे पक्षकार को पूरी जानकारी दे दी, तो वो सब चीज़ें, है ना। अब यहाँ पे मतलब आपने ट्रू फैक्ट बता दिए। तीसरे पॉइंट में ये कहा गया कि आपने सच्ची बातें बता दी, सारी पूरी ट्रू फैक्ट की जानकारी दे दी दूसरे पक्षकार को। तो अगर ऐसा है तो फिर ये चीज़ यहाँ पे अपराध में नहीं डाली जाएगी। सब सेक्शन 2 ये कहता है, इसमें वो पर्सन पनिशमेंट यहाँ पे दिला रहा है जिससे पहली मैरिज की बात छुपाकर उससे दूसरी शादी की गई है। तो जो अपने पूर्व विवाह के तथ्य को छुपाकर, फैक्ट को छुपाकर कि वो पहले भी शादीशुदा था, फिर दोबारा शादी करता है, पश्चातवर्ती विवाह करता है, तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी? दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल तक का होगा और जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। यानी कि जो बात छुपा रहे हैं ना, जिससे हम शादी कर रहे हैं, पनिशमेंट यहाँ कौन दिला रहा है? वो व्यक्ति यहाँ पे पनिशमेंट दिला रहा है, वो व्यक्ति यहाँ पे सज़ा दिला रहा है। जैसे मान लो ए है, ए की पहली पत्नी थी बी, दूसरी शादी कर रहा है वो सी से। अब ए ने पहली शादी के बारे में जो उसने बी से की थी, सी को तो कुछ बताया नहीं, पहले वाले सारे तथ्य सारे फैक्ट उससे छुपा लिए सी से कि पहले भी वो बी से विवाहित है, बी उसकी पहली पत्नी है। तो यहाँ पे सी अगर चाहे तो सी जो है वो बी पर केस फाइल कर सकती है, अब यहाँ पर सब सेक्शन 2 के अंदर, ठीक। और ए को यहाँ पे कितनी सज़ा मिलेगी अगर सी ने केस फाइल कर दिया जिससे वो दोबारा दूसरी शादी करने जा रहा है? 10 साल का कारावास और जुर्माना, ठीक। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसमें हमने केस भी डाला है, देखो केस लॉ देखेंगे
श्रीमती पड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 का केस है। इसके अंदर केस में क्या कहा गया है? केस में कहा गया है, कोर्ट ने कहा था कि इस सेक्शन को लागू होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो एक्यूज़ है उसका एक विवाह उस समय हो चुका था जिस समय उसने दूसरा विवाह किया। अभियुक्त का पहला विवाह लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए और अस्तित्व में होना चाहिए। अगर पहली वाली शादी खत्म हो गई तो दूसरी का क्या मतलब? फिर तो दूसरी कर सकता है वो, फिर तो कोई अड़चन ही नहीं है, कोई बाधा ही नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे कोर्ट ने कही कि एक तो यहाँ पे जिस समय उसने शादी की, दूसरा शादी की, उस समय उसका पहला विवाह हो चुका हो, मतलब एक शादी हो चुकी हो। पहली शादी बिल्कुल लीगल होनी चाहिए, विधिपूर्ण होनी चाहिए और वो अस्तित्व में होनी चाहिए। अगर पहली शादी टूट गई तो फिर दूसरी के लिए आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। ठीक। सेक्शन नंबर 83, विधिपूर्ण विवाह के बिना ही कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। क्या कहता है? ये कहता है कि जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय से, मतलब किसी के मन में बेईमानी है, किसी के मन में कपट है और इस इंटेंशन से विवाहित होने का कर्म ये जानते हुए पूरा करेगा, मतलब ऐसे ही उल्टा सीधा फटाफट शादी कर ली और वो विधिपूर्वक उससे विवाहित भी नहीं हुआ, मतलब शादी की सारी चीज़ें पूरी नहीं की, रस्में पूरी नहीं की, है ना, जो भी कर्म वगैरह जो भी होते हैं उनको पूरा नहीं किया, तो अगर कोई ऐसा करेगा तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 7 साल का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बहुत ही सिंपल सेक्शन है। कुछ चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। एक तो आती है यहाँ पे इसके, अगर वो देखें हम शर्तें देखें तो बेईमानी या कपटपूर्वक आशय से विवाहित होने का कार्य पूरा करना। बेईमानी होनी चाहिए सामने वाले के मन में, कपट होना चाहिए या फिर इनको करने की इंटेंशन होनी चाहिए और इस काम को जानते हुए उसने ऐसा किया हो, उसको नॉलेज थी कि जो वो काम कर रहा है वो विधिपूर्वक विवाह को पूरा करने के लिए नहीं है सफिशिएंट। सिंपल वर्ड में जो सेक्शन है उन मामलों में लागू होता है जिसमें विवाह की प्रक्रिया तो पूरी हो जाती है लेकिन किसी भी हालत में विवाह को वो लीगल नहीं बनाती, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये विश्वास दिलाती है कि इस प्रक्रिया में विवाह वैध रूप से हो गया है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 84। ये कहता है विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या ले आना या निरुद्ध रखना। 3 चीज़ें हैं। कोई किसी मैरिड लेडी को, किसी मैरिड वुमेन को आपराधिक आशय से यानी क्रिमिनल इंटेंशन से फुसलाकर या तो ले आ रहा है या लेकर जा रहा है या निरुद्ध रख रहा है। तो यहाँ पर पहले सेक्शन देखेंगे क्या कहता है। सेक्शन कहता है कि जो कोई किसी महिला को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है या किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह व्यक्ति जानता है या विश्वास का कारण रखता है, इस आशय से ले जाता है या फुसलाकर ले जाता है कि वह किसी अन्य पुरुष के साथ अनुचित संभोग करे। ठीक। तो यहाँ पर अगर उसको किसी गलत इंटरकोर्स के लिए वो लेके जाता है, मतलब अनुचित संभोग के लिए ऐसा करने के लिए वो ले जाता है, तो इस इंटेंशन से ऐसे किसी महिला को छिपाता है या निरुद्ध करता है, मतलब उसको बंद करके रखता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 साल की होगी या उस पर जुर्माना भी लगाएगा या फिर दोनों में से कोई भी दंड उसको मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो चीज़ें जो हैं ध्यान देने वाली ये हैं। सेक्शन तो बड़ा है ना, हमें पूरा सेक्शन नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है वो इसके निकालने हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो किसी महिला को लेके जा रहा है जिसके बारे में वो जानता है कि वो किसी और की पत्नी है। तो सबसे पहली शर्त क्या है कि स्त्री किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी होनी चाहिए, सबसे पहली शर्त। दूसरा, वह अपने पति या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में होनी चाहिए, मतलब उसकी कस्टडी या तो उसके पति के पास हो या किसी और के पास हो। तीसरा, अभियुक्त उसे उसके पति की कस्टडी से फुसलाकर या बहकाकर लेकर जाता है या फिर लेकर आता है। चौथा, अभियुक्त ये जानता था, मतलब जो एक्यूज़ है उसको नॉलेज भी थी और उसको विश्वास करने का कारण भी था, रीज़न टू बिलीव भी था कि वो स्त्री किसी और की वाइफ है, किसी और की पत्नी है। तो अभियुक्त ने ऐसी स्त्री को इस इंटेंशन से निरुद्ध करके या बंद करके रखा है या उसको फुसलाया है कि वो किसी अन्य के साथ इंटरकोर्स करे। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो सेक्शन 84 अप्लाई हो जाएगा और उस व्यक्ति को यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी दोनों में से किसी भी भांति की, चाहे सादा मिल सकता है कारावास, चाहे कठोर मिल सकता है, वो भी 2 साल का, या उस पर फाइन भी कोर्ट लगा सकता है, कोर्ट की मर्जी है, या फिर दोनों भी उस पर लगाए जा सकते हैं। उसको 2 साल की सज़ा भी मिल सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सेक्शन 84 उसी चीज़ की बात करता है कि क्रिमिनल इंटेंशन के साथ एक व्यक्ति किसी दूसरी की पत्नी को फुसलाकर बहकाकर ले जा रहा है ताकि वो उससे इंटरकोर्स कराए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, केस लॉ देख लेते हैं। अब्दुल रहमान 1935 का केस है। इसमें
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि इस धारा में पति और वह व्यक्ति जिसकी कस्टडी में वो स्थिति रहती है, वो अगर उसकी सहमति से जाती है या आती है तो इस सेक्शन में ऑफेंस नहीं होगा। ये ऐसी बात कोर्ट ने इस केस में बोली। ठीक, तो कंसेंट को यहाँ पे ध्यान रखना है और क्रिमिनल इंटेंशन को ध्यान रखना है। ठीक, किसी और की पत्नी होनी चाहिए महिला, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इलिसिट इंटरकोर्स के लिए वो व्यक्ति उसको लेकर जाता है या फिर उसको बंद करके रखता है। और महिला, किस महिला की बात हो रही है? जो विवाहित है, किसी और की पत्नी है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 85। 85 बात कर रहा है किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उस महिला के प्रति क्रूरता करना। यानी जो महिला है उसके साथ क्रुएल्टी की जा रही है। तो जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 साल की होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो ये यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये अलग ही बात कर रहा है कि महिला के पति और पति के नातेदार अगर यहाँ पे क्रूरता करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन नंबर 85 की। लेकिन जो क्रूएल्टी की डेफिनेशन है, जो क्रूरता की परिभाषा है, वो अलग से एक सेक्शन है 86 जो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्रूरता को परिभाषित नहीं किया, सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर कोई किसी महिला का पति है या उसका नातेदार है, पति के नातेदार की बात हो रही है, पति का नातेदार है तो उसको यहाँ पे सज़ा मिलेगी अगर वो महिला के साथ क्रूएल्टी करता है। ठीक, और यहाँ पर मतलब काफ़ी सारे आपको केसेस मिल जाएंगे जब आप बुक लेते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक आधा केस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक इंद्रराज मलिक करके वर्सेस सुनीता मलिक करके केस था 1986 का। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन है ये पति पत्नी और उसके जो संबंधी होते हैं उनसे ऐसी प्रॉपर्टी की मांग को दंडित करती है जो उसके प्रति क्रूरतापूर्ण होते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को पर ये सेक्शन रोक लगाता है कि महिला के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए। अब 86 में हम डिस्कस करेंगे कि क्रूरता की क्या डेफिनेशन दी गई है बीएनएस में। सेक्शन नंबर 86 क्रूरता की परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि 85 के प्रयोजनों के लिए क्रूरता का क्या मतलब है। 85 जो भी हमने ऊपर पढ़ा ना कि पति और पति के नातेदार अगर महिला के साथ क्रूरता करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन उस सेक्शन के संबंध में 85 के संबंध में क्रूरता का मतलब क्या है, तो ये चीज़ बिल्कुल अलग निकाल दी गई है क्रूरता की परिभाषा। इसमें कहा गया है कि जानबूझकर किया गया कोई भी ऐसा आचरण, कोई भी ऐसा कंडक्ट जो ऐसी प्रकृति का है जिससे कि महिला को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, उसकी लाइफ, उसका अंग, उसका स्वास्थ्य है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, मतलब इससे मतलब नहीं है, चाहे उसको फिजिकली तंग किया जा रहा हो, चाहे उसको मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा हो, जिससे उसे गंभीर क्षति, खतरा होने की संभावना है। तो जानबूझकर अगर कोई किसी महिला के साथ ऐसा आचरण करता है जिससे कि उस महिला का जीवन खतरे में पड़ जाए या फिर उस पर मेंटली या उस पर बॉडीली कोई ऐसा शारीरिक तरीके से या फिजिकली उसको टॉर्चर मिल रहा है, तो वो यहाँ पे आपका किसके अंदर आएगा? क्रूएल्टी के अंदर आएगा। जैसे मारना हुआ, पीटना हुआ। अच्छा, मेंटली में क्या हो सकता है? ताने मारना, है ना, और बुरा भला कहना, है ना, जिससे कि वो मानसिक स्थिति उसकी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ जाए, है ना। बुरा भला कहना, ताने मारना, दहेज की मांग को लेके रोज़ रोज़ उस पर तंज कसना, तो ये सब चीज़ें आपका मेंटल चीज़ों में आ जाएंगी, मेंटली आ जाएंगी। और यहाँ पे जो फिजिकली है, फिजिकली किस तरीके से तंग किया जा सकता है? मारना, पीटना, है ना, वही तरीके से, है ना। मतलब फिजिकली में तो आप जानते हो मार पिटाई आती है, और मेंटली में वही चीज़ें आ सकती है, ताने वगैरह। अब सेकंड पॉइंट इसका कहा गया है कि किसी महिला को तंग करना, है ना, उसकी चीज़ों में कमी निकालना। जैसे अगर वो खाना बनाए तो उसमें कमी निकालना कि उसको परेशान किया जा रहा है ना, खाना अच्छा नहीं बनाती या ये हो गया वो हो गया, तो वो सब चीज़ें। या उससे संबंधित किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या वैल्यूबल सिक्योरिटी, जो भी लोग उससे रिलेटेड हैं, जो भी जैसे उसके फादर हैं या उसके ब्रदर हैं या कोई भी जो उससे रिलेट करते हैं, है ना, उसके संबंधी हैं, उनमें किसी व्यक्ति को उनकी किसी प्रॉपर्टी या कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी के लिए इल्लीगल मांग को पूरा करने के लिए उसको प्रपीड़न करना, मतलब उसको प्रपीड़ित करना, है ना, उसको टॉर्चर करना कि प्रॉपर्टी लेकर आओ या कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी लेके आओ, जो बिल्कुल डिमांड कैसी है? बिल्कुल इलीगल डिमांड है, बिल्कुल लीगल डिमांड नहीं है। या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में असफल रहने के कारण तंग किया जा रहा है, तो जो भी उससे संबंधित व्यक्ति है उसको भी, क्योंकि उसने वो मांग पूरी नहीं की, क्योंकि वो लड़की जो है अपने घर से वो चीज़ नहीं लेकर आई जिसकी डिमांड की जा रही है ससुराल वालों के द्वारा या शादी के बाद, तो अगर वो उस चीज़ को नहीं लेके आ रही है, उस चीज़ में वो फेल हो गई लाने में, तो फिर उससे जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको तंग किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर
है ना। तो पहला वाला जो पॉइंट है उसमें तो आपका मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह का टॉर्चर आ जाएगा, चाहे उस पर मेंटली प्रेशर डाला जाए या फिजिकली उसको परेशान किया जाए, मारपीट की जाए। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि उसको इसलिए तंग किया जा रहा है ताकि जो उससे रिलेटेड व्यक्ति हैं, जो उसके संबंधी वगैरह हैं, उनसे उसे कोई प्रॉपर्टी लाकर वो उनको दे या कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी ला के दे। जो डिमांड है तो बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल नाजायज़ मांग है, बिल्कुल गलत डिमांड है ना। कहते हैं कि विधि विरुद्ध मांग है। तो इस तरीके की उसको परेशान करना या उसको तंग करना, क्योंकि वो लाने में फ़ेल हो गई, उनकी मांग को पूरा करने में फ़ेल हो गई, तो इसलिए उसको तंग किया जा रहा है। तो यही दोनों चीज़ें यहाँ पे आपका क्रूएल्टी के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपली यहाँ पे तरीके से समझाया गया है। तो आई होप यहाँ पे कुछ समझने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल सेक्शन है। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 87 और आज की वीडियो का सबसे लास्ट सेक्शन, और इस टॉपिक का भी आपका सबसे लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 87। विवाह आदि करने को विवश या बाध्य करने के लिए किसी महिला का व्यापरण, अपहरण करना या उसको उत्प्रेरित करना। सेक्शन क्या कहना चाह रहा है? सेक्शन कह रहा है कि जो कोई किसी महिला का व्यापरण या अपहरण उसकी इच्छा के खिलाफ किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला को विवश करने के आशय से या विवश की जाएगी ये संभावित जानते हुए, या वो किसी के साथ उसको इंटरकोर्स करने के लिए बाध्य किया जाए, इसके लिए उस महिला पर प्रेशर बनाएगा या उसको बाध्य करेगा या विवश किया जाएगा, और उसको पूरी नॉलेज है जो कर रहा है ऐसा कि महिला के साथ ऐसा किया जाएगा, इसीलिए उसका व्यापरण या अपहरण कर रहा है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 साल की होगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि ये सेक्शन जो है महिला को किसी ऐसे पुरुष के साथ विवाह करने के लिए एक तरीके से प्रेशर बना रहा है जिसके साथ वो शादी नहीं करना चाहती। उसको शादी करने के लिए कि वो किसी व्यक्ति से शादी करे, है ना, जिससे करवाना चाहता है सामने वाला, या फिर वो किसी के साथ इंटरकोर्स करे। ऐसा करने के लिए उस पर प्रेशर बनाना, उसको बाध्य करना, और इसके लिए उसका व्यापरण या अपहरण करना, उसको किडनैप करना, या इस तरीके से उसको कहते हैं ना कि किडनैप कर लिया, है ना, उसको अपहरण कर लिया। किस लिए? ताकि उसकी दूसरे से शादी कराई जाए ज़बरदस्ती। आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होता है, ऐसा होता है ना, दिखाते हैं ये चीज़ कि उसको किसी से शादी कराने के लिए उसका अपहरण करना, या फिर उसको इंटरकोर्स कराने के लिए किसी के साथ उसको बाध्य करना। और कराने वाले की इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है, वो जानता है कि उसका अपहरण इसलिए कराया जा रहा है ताकि उससे ये सब चीज़ें कराई जाएंगी। तो वो यहाँ पे पनिशमेंट उसको मिलेगी, उस व्यक्ति को 10 साल की, दोनों में से किसी भी तरीके का कारावास मिलता है, चाहे सिंपल हो चाहे कठोर हो, है ना, और उस पर फाइन भी लगाया जाएगा। तो सेक्शन बहुत बड़ा है जब आप बेयर एक्ट में देखते हो, लेकिन हमें बस यहाँ से मेन पॉइंट निकालने होते हैं हर सेक्शन के। इस सेक्शन की एक बार शर्तें देख लेते हैं। सबसे पहली शर्त है कि महिला का व्यापरण या अपहरण। दूसरी शर्त है कि जो उसका व्यापरण या अपहरण किया गया है तो वो इस इंटेंशन से किया गया है कि उसकी इच्छा के खिलाफ किसी व्यक्ति से उसे शादी करने के लिए मजबूर किया जाए। सेकंड, वो महिला किसी दूसरे के साथ इंटरकोर्स करने के लिए बाध्य की जाए। थर्ड, आपराधिक अभित्रास या दूसरे तरीके से किसी महिला को किसी स्थान से ले जाने के लिए इस बात की नॉलेज रखते हुए, इस बात का इंटेंशन रखते हुए उसको मजबूर किया जाएगा जिससे वो स्त्री किसी के साथ इंटरकोर्स करे, इसलिए उसको यहाँ पे बाध्य किया जा रहा है। और इस सेक्शन में ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है कि महिला का व्यापरण, जिसका व्यापरण या अपहरण किया गया है वो विवाहित थी या नहीं, इससे मतलब नहीं है। वो मैरिड भी हो सकती है और अनमैरिड भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ इस सेक्शन में लिखी हुई नहीं है कि महिला अनमैरिड होनी चाहिए या मैरिड होनी चाहिए। तो ये कुछ बारीकियाँ होती हैं हर सेक्शन की जो हमें पढ़नी चाहिए। हमें बहुत ही ध्यान से हर सेक्शन को पढ़ना होता है अगर हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक, तो ये जो सेक्शन था ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, मेन असेंशियल्स इसके बता दिए कि शर्तें क्या हो सकती हैं। तो आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था विवाह से संबंधित अपराध वाला, ये 80 से लेके 87 तक के सेक्शंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मेरी यही कोशिश रहती है कि हर सेक्शन आपको अच्छे से समझाऊं, एग्जाम्पल देकर समझाऊं या फिर केस लॉ देकर समझाऊं। तो मेरी कोशिश बस हमेशा यही रहती है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं BNS की नेक्स्ट वीडियो के साथ।